बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आप लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि ये बताएं कि एसेट परचेज करते हुए हमने पेमेंट बैंक से करनी है या कैश करनी है, और अगर बैंक से करनी है तो वो कितनी करनी है और कैश कितनी करनी है। इस सवाल का जवाब देखने के लिए इस वीडियो को आप लाजमी देखें। मैं हूं यासिर जमाल, आपका टैक्स कंसल्टेंट। मैं आपकी आसानी के लिए ये मजीद दिन ब दिन जो कॉम्प्लेक्स टैक्स का निज़ाम है आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको ये मेरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। इसी तरह की वीडियोस को आप मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक। टॉपिक ये है कि एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो कि 2-3 साल से इनफैक्ट इसमें एप्लीकेबल हो चुका हुआ है। उसमें सेक्शन 75A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जिसमें उन्होंने तरीकाकार बताया है कि परचेज ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल की बात कर रहे हैं। इसमें वो दो तरह की बात कर रहे हैं, एक एसेट्स इमूवेबल है, एक एसेट आपका इमूवेबल है। पहले इमूवेबल के एसेट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है, आपका घर है, दफ्तर है, प्लाजा है, कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो उसमें एक लिमिट लगा दी है, यानी कैप लगा दी कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। अगर आप बैंकिंग चैनल से पेमेंट नहीं करते तो उस पर क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, वो हम लास्ट में वीडियो के एंड पे बात करते हैं कि फिर क्या होगा। देन सेकंड एक कंडीशन है कि अगर आपका इमूवेबल एसेट नहीं मूवेबल एसेट है। फॉर एग्जांपल इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारी डेली रूटीन में है। फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी है, कार खरीदने में लोग करते क्या है कि नॉर्मली कैश खरीदते हैं। वहाँ पर भी एक कैप लगा दिया है वीआईए कानून में कि आपने एसेट जब भी खरीदना है, अगर उसकी मालियत 10 लाख से ज़्यादा है तो आपने पेमेंट मस्ट जो है ना थ्रू पे ऑर्डर करनी है या बैंकिंग चैनल से करनी है भी, किसी भी मैकेनिज्म से। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इमूवेबल एसेट परचेज कर रहे हैं तो 5 मिलियन की लिमिट है। अगर अदर देन इमूवेबल एसेट्स है तो आपकी लिमिट 1 मिलियन है, 10 लाख है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस टैक्सेशन की जो प्रोविजन को फॉलो नहीं करते देन क्या इम्प्लीकेशन है हमारे पास। पहले बात करते हैं इमूवेबल एसेट्स की। अगर आपने प्रॉपर्टी इमूवेबल एसेट में फेयर मार्केट वैल्यू जो बता दी, फेयर मार्केट वैल्यू भी मैं इस पर क्लियर करना चाह रहा हूँ। एफबीआई ने फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद हुआ है कि हायर वैल्यू जो एफबीआई ने नोटिफाई किया है या कंसर्निंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने जो जिसे हम डीसी वैल्यू करते हैं, जो हायर होगी वो एक एफबीआई वैल्यू कंसिडर होगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल आपने एक प्लॉट परचेज किया डीएचए में 10 मरले का, उसकी एफबीआई वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है, और आपने क्या किया है कि उसकी पेमेंट सारी कैश कर दी है। तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपको उसका 5% जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ का 5% पेनल्टी चार्ज होगी सेक्शन 182 के तहत। इट्स मीन कि आपको 5 लाख रुपए पेनल्टी चार्ज होगी, जो सबसे सबसे बड़ा इसकी पेनल्टी चार्ज होगी। दूसरी बात ये कि इस पे इसी तरह अगर आपको इमूवेबल एसेट में मजीद कोई और तरह का परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट परचेज किया है और उस पर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं मिलेगा। इसी तरह आपकी जब कैपिटल गेन की वर्किंग होगी तो उस एसेट की कॉस्ट ज़ीरो कंसिडर होगी। ठीक है, ये इसके नुकसान आता है। मेजर नुकसान मैंने आपको बता दी कि आपको 5% पेनल्टी चार्ज होगी। इसी तरह अगर हम अदर दैन इमूवेबल एसेट्स की बात करते हैं, उसमें सबसे जो लाइव एग्जांपल है वो डेली रूटीन में आती है कि आपने कार परचेज की सेकंड हैंड, तो लोग नॉर्मली उसको कम वैल्यू में शो करने के लिए उसको कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि आप जब भी वैल्यू ऑफ एसेट्स की 10 लाख से ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे तो आपको मस्ट बी बैकअप विद द बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन के साथ जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको इस पर जो मुश्किलात हैं वो ये हैं कि इसके ऊपर ना डेप्रिसिएशन आपकी एसेट्स की क्लेम होगी, ना आपकी इस पर कॉस्ट कंसिडर होगी। जब कल को आप ये एसेट्स आप सेल करेंगे तो जो इसकी प्रोसीड आएंगी वो आपका कैपिटल गेन कंसीडर होगा और उस पर आपको टैक्स लगेगा इनडायरेक्टली। तो इसमें आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करें, कोई भी एसेट परचेज करें, तो उसको मस्ट बैंकिंग चैनल की तरफ जाएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है एफबीआर। तो ये सेक्शन 75A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंसिडर करना। उम्मीद है ये वीडियो आप इसको कंसिडर करना। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आपको कोई इशू है इस ट्रांजैक्शन करते हुए एट अ टाइम मेकिंग पेमेंट regarding the purchase of asset or any vehicle or any other asset, you can call me and you can contact our team. इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।